Good morning, students. Welcome to the accountancy classes of KVS RO Jabalpur. Today, with this fifth video, I am going to continue with the not-for-profit organization. This video will cover the remaining topics of not-for-profit organization. I hope by going through all the 5 videos, you will be able to understand the basic concepts of not-for-profit organization. And I would like to remind you that you should download the books from the different links which I have provided and which I am going to provide with this video also in the description from NCERT or CBSE websites, and you can practice numericals from there. Let us move on. The topics which we are going to discuss today will be treatment of consumable items, certain numerical examples related to it, preparation of income and expenditure account with adjustment, and we are going to discuss a numerical related to the preparation of income and expenditure with adjustments. I would like to state here that through these videos you will be able to get certain knowledge. आपको कुछ information मिल जाएगी, लेकिन इसके साथ ही आपको और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने होंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने कंसर्न टीचर से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने में हेल्प लेंगे। यहीं पर ये भी बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। जैसा कि आपको पता है, ड्यू टू COVID-19 we have not been able to start our schools, but I would like to state that you should not waste your time and continue your studies during this period, because class 12 is a very important year in every student's life. बहुत important year है। मैं ये चाहूंगा कि आप इसे वेस्ट ना करें, टाइम जरा सा भी वेस्ट ना करें, पर आगे कंटिन्यू करें और पढ़ाई करें लग के। चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। हाउ द कंज्यूमेबल आइटम्स आर बीइंग ट्रीटेड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंज्यूमेबल आइटम्स होते क्या हैं। कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम करती है, यूज करती है अपने ऑपरेशंस में। सो एनपीओ कंज्यूम्स कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक स्टेशनरी इन ऑफिसेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेशनरी का यूज करती है अपने ऑफिसेस में। मेडिसिन इन हॉस्पिटल्स, कुछ एनपीओज हो सकते हैं जो हॉस्पिटल्स रन कर रहे हो, वहां वो मेडिसिन का यूज करेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल बाय स्पोर्ट्स क्लब, इसी तरह से स्पोर्ट्स क्लब स्पोर्ट्स मटेरियल यूज करेंगे। एंड देयर विल बी डिफरेंट आइटम्स। तो कोई भी एग्जांपल्स आपको दिए जा सकते हैं जिनका आप जो कि कंज्यूमेबल आइटम्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर दूं, कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब ऐसे आइटम्स जिनको हम अपने डे टू डे ऑपरेशंस में, अपने एनपीओज, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसे यूज करेंगे, उन्हें हम कंज्यूमेबल आइटम्स कहेंगे। अब इन्हें किया कैसे जाता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा बुक्स में। अमाउंट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंग में कितना स्टॉक है हमारे पास, मींस ओपनिंग बैलेंस शीट में या ओपनिंग वैल्यूज जो दी हुई है उसमें हमारे पास कितना स्टॉक मेंशन किया गया है। फिर हमने ड्यूरिंग द ईयर कितनी परचेजेस की, कितना अमाउंट हमने स्पेंड किया उसको परचेज करने में। फिर
उसमें से हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया, क्या क्या हमारे पास रिमेनिंग रह गया, उसको हम डिडक्ट कर देंगे. देन वी गेट द अमाउंट विच इज टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. कितना अमाउंट हमने कंज्यूम किया वो हमको इससे मिल जाएगा. यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, स्टार्टिंग में कितना ओपनिंग स्टॉक दिया ये देखेंगे. देन वी विल ऐड नेट परचेजेस, कितना परचेज हुआ वो ऐड करेंगे, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास बच गया है उसको डिडक्ट कर देंगे. तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमने इस पर्टिकुलर ईयर में कितना स्टॉक उस कंज्यूमेबल आइटम का कंज्यूम किया, जिसे कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऑन द डेबिट साइड शो करना है एज एन एक्सपेंस कि हमने कितना अमाउंट यूज किया. यहीं पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि इफ द अमाउंट पेड ऑफ कंज्यूमर आइटम इज गिवन देन इट मींस क्रेडिटर्स आर आल्सो टू बी एडजस्टेड. अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमर आइटम, पिछले उसमें मैंने आपको बताया कि परचेज कंज्यूमर आइटम परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज कितना हुआ. यहाँ टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है. अमाउंट पेड, हमने अमाउंट कितना पे किया, यहाँ ये नहीं बोल रहा है परचेज कितना किया, हमने पे कितना किया. इस मीन्स हमने इसमें यहाँ पे कुछ पेमेंट्स क्रेडिटर्स को भी पे किए होंगे, पुराना आउटस्टैंडिंग होगा या कुछ एडवांस होगा वो पे किया गया होगा. इन दैट कंडीशन हमें क्रेडिटर्स को भी इसी में एडजस्ट करना होगा. देन हाउ वी आर गोइंग टू शो. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे, इसमें कितनी परचेज हुई अगर दिया है तो वो ऐड कर लेंगे. फिर क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे. यहाँ नेट परचेजेस का मतलब वही है अमाउंट पेड, कितना अमाउंट हमने पे किया है. फिर उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर्स. क्लोजिंग क्रेडिटर्स मींस क्रेडिटर्स एट द एंड मींस हमने इस साल हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस रह गया है, क्लोजिंग रह गया है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो अमाउंट हमने इस साल परचेज किया होगा लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो करंट ईयर का एक्सपेंस है, इसलिए उसको यहाँ पे प्लस किया जाएगा. और उसमें से जो भी क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग था मतलब वो लास्ट ईयर का था, पिछले साल के क्रेडिटर्स हैं, इट मींस लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस थे, उसको यहाँ से डिडक्ट कर दिए जाएंगे. तो रिमेनिंग बैलेंस जो बचेगा वो हमारा अमाउंट कंज्यूम हो जाएगा. दैट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मींस फर्स्ट वी विल टेक ओपनिंग बैलेंस, इन दैट वी ऐड अमाउंट पेड. इसको हम अपोजिट भी कर सकते हैं, हम अमाउंट पेड पहले लिख सकते हैं, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लेंगे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट कर देंगे. फिर जो भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है या क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो इस साल के क्रेडिटर्स हैं, इसलिए उसे प्लस किया जाएगा बिकॉज हमने उस साल उनसे परचेज किया, इस साल उस आइटम का यूज किया, लेकिन अमाउंट इस साल पे नहीं हुआ, वो नेक्स्ट ईयर पे हुआ, तो वो हम प्लस कर लेंगे. और क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग मीन्स हो गया लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स, जो पिछले साल के क्रेडिटर्स थे, इट मीन्स को लास्ट ईयर का एक्सपेंस है जो कि इस साल इनकर हुआ, लेकिन as we are preparing on the accrual basis that amount which belongs to previous year has to be deducted. तो उसको हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे. रिमेनिंग बैलेंस जो बचेगा वो हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस हो जाएगा which will be shown in income and expenditure. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सर. पहला एग्जांपल मैंने लिया है in which we have to calculate the amount of stationery that will be debited to income and expenditure account as on 31st March 2020. इसमें तीन इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st मार्च. मींस ओपनिंग स्टॉक दिया है, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना पे किया वो दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया है. तीन फिगर्स दिए. अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे. बहुत ही सिंपल सा है. पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है वो देख लिया हमने, 15,000 रुपीज के हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है वो हमने ले ली. फिर हमने जो भी अमाउंट करंट ईयर में पे किया वो हम इसमें प्लस कर लेंगे. तो स्टॉक कितना था, इसमें हमने इतनी और परचेज की 54,000, तो हमारा बैलेंस हो गया 69. इतना हमने टोटल इस साल हमने अमाउंट उसके ऊपर पे किया. इसमें से हमारे पास जो स्टॉक क्लोजिंग में बच गया 2,500 रुपीज, उसको हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे. So remaining balance जो बच जाएगा that will be the amount consumed during the year, जो कि हमने इस साल यूज किया है, जिसको हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में शो कर देंगे.
आई होप इस एग्जाम्पल से आप क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। From the following information, calculate the amount of stationery that will be debited to income and expenditure account as on for the year ending 31st March 2020। यहाँ पर हमने 5 वैल्यूज ले ली। पहली स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 मीन्स ओपनिंग स्टॉक 30,000 का। फिर क्रेडिटर्स ले लिए, वो भी 1 अप्रैल 2019 मीन्स ओपनिंग 20,000 रुपी। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000 रुपी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च जो कि क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 और फिर क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 13,000 रुपी। यहां पर आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन में अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी मेंशन मींस यहां पर हमें अपने क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट करना है। एक ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हैं, एक क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर्स फिर से वैसे ही करंट ईयर के क्रेडिटर्स हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी 1,08,000 रुपी हमने ले लिया। फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट ओपनिंग स्टॉक जो भी स्टार्टिंग में स्टॉक हमारे पास था उसको हमने ऐड कर लिया 30,000 रुपी। क्लोजिंग क्रेडिटर्स वो अमाउंट जो इस साल का ड्यू रह गया, हम पे नहीं कर पाए, उसको हमने प्लस कर लिया। हमारा टोटल सम आ गया 1,51,000 रुपी। अब इसमें से जो भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 रुपी का वो डिडक्ट कर देंगे और जो ओपनिंग क्रेडिटर्स जो कि पिछले साल के क्रेडिटर्स थे वो अमाउंट जो प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है वो डिडक्ट होता है। जो नेट अमाउंट हमारे पास बचा रह जाएगा वो हो जाएगा 1,26,000 रुपी विच विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड। सो अगर क्रेडिटर्स के फिगर्स भी दिए होंगे तो इस तरीके से हमें शो करना है। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी मेंशन था, इसलिए हमने अपने क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। From the following information, again we have to calculate the amount to be debited to income and expenditure. अमाउंट्स गिवन है, ओपनिंग स्टॉक दिया है 80,000 रुपी का, क्रेडिटर्स दिए हैं ओपनिंग में 90,000 रुपी, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 4,70,000, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपी एंड क्लोजिंग क्रेडिटर 1,10,000। अब मैं यहां फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपको यहां पे क्वेश्चन में स्टेशनरी परचेज मेंशन, if stationery purchase is given then in that case creditors are already being adjusted। हम creditors का एडजस्टमेंट पहले ही कर चुके हैं, तो यहां हमें क्रेडिटर्स का कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 4,70,000 हमने ले लिया। कितना हमने अमाउंट इस साल पे किया स्टेशनरी के लिए, जो भी ओपनिंग स्टॉक था वो हमने प्लस कर लिया क्योंकि वो करंट ईयर में कंज्यूम हो गया, और इसमें से जो हमारे पास स्टॉक बचा रह गया वो हमने डिडक्ट कर दिया। तो टोटल अमाउंट हमने इस करंट ईयर में कितना कंज्यूम किया वो हमें लिख जाएगा, दैट इज 4,90,000 व्हिच विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस तरह से हमें अपने कंज्यूमेबल आइटम्स का ट्रीटमेंट करना है कि कैसे हम कितना अमाउंट करंट ईयर में कंज्यूम कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। दो चीजें फिर से याद दिला दूं, अगर अमाउंट परचेज या स्टेशनरी परचेज या कंज्यूमेबल आइटम परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया है दैट मींस कि क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट उसमें हो चुका है, और वहीं अगर अमाउंट पेड मेंशन है तो उसमें हमने क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट नहीं किया है, वहां हमें क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट करना होगा। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी कंज्यूमेबल आइटम्स को कैलकुलेट करते समय। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। अगर
हमने पिछले वीडियोस में एक बार डिस्कस किया है कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करना है, लेकिन वहां हमने कोई एडजस्टमेंट्स नहीं लिए। यहाँ पर हम कुछ एडजस्टमेंट्स लेकर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को प्रिपेयर करेंगे। ये एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मेंशन है, जहां पर आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड बैंक के 1530, सम दिया हुआ है 45,000 रुपी। देन सब्सक्रिप्शन गिवन है। अब 3 साल की वैल्यूज गिवन है, 2008-9, 2009-10, 2010-11। इसको मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दूं कि ये आपको 2009-10 न लेकर के दिस इज टू बी 2019 एंड 20। और जो पहले का फिगर है वो 18-19 है, और जो नेक्स्ट फिगर है वो 2021 है। मींस करंट ईयर की वैल्यूज लेके हम सॉल्व करेंगे। सो 2018-19 के लिए 14,000 रुपीज मिल गया है हमें, 19-20 के लिए 70,000 रुपीज मिल गया है, और 10-11 के लिए हमें 20,000 2020 6,000 रुपीज हमें मिल गया है। तो 14 प्रीवियस ईयर का, 70 करंट ईयर का एंड 6 नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर कलेक्शन ऑफ लॉकर रेंट दिया हुआ है, सेल ऑफ फर्नीचर दिया है जिसमें वैल्यू दी है कितने में सेल हुआ और कितनी उसकी बुक वैल्यू है। लेगेसीज गिवन है, एंट्रेंस फी गिवन है। इसी तरीके से सैलरीज में भी ये जो फिगर है दिस इज फॉर 2018 एंड 19 एंड दिस इज फॉर 2019 एंड 20। तो प्रीवियस ईयर का हमने सैलरी 14,000 पे किया है, ये 32,000 पे किया है। तो टोटल सैलरी 46 पेड है, ऑनर रिडीम गिवन है, न्यूज़पेपर गिवन है। ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। दिस इज ऑल्सो परचेज ऑन 31 December 2019, 24,000 रुपी, एंड देन बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस पेमेंट। इसके बाद सब्सक्रिप्शन का अमाउंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 18,000 रुपी, 31 मार्च 2019 मींस प्रीवियस ईयर। क्लोजिंग करंट ईयर का दिया है 15,000, और सब्सक्रिप्शन एडवांस प्रीवियस ईयर का दिया है 7,000। अब जहां तक मुझे लगता है आपको सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सब्सक्रिप्शन में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर का है वो लास्ट ईयर की इनकम है, उसको हम डिडक्ट करते हैं। जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको हम प्लस करते हैं, और जो एडवांस है वो करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का एडवांस है तो करंट ईयर में वो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहीं पे मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं कि क्वेश्चन में 3 अलग अलग सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं। 3 अलग अलग दिए हुए हैं मतलब जो टोटल 90,000 रिसीव हुआ है इसमें से 14 प्रीवियस ईयर के लिए मिला है। हमको करंट ईयर का फिगर सिर्फ कितना मिला, 70,000 रुपीज। तो जब सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हम करेंगे तो यहीं मैं आपको सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट समझा दूं कि यहां आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 18,000 रुपी। पिछले साल हमारे पास 18,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था। 2019 का जो आउटस्टैंडिंग फिगर है वो 18,000 है। इसमें से हमें जो करंट ईयर में रिसीव हो गया वो हो गया 14, मतलब साल की स्टार्टिंग में मेरे पास 18,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से मुझे इस साल 14,000 मिल गया। दैट मीन्स रिमेनिंग 4,000 ऑफ प्रीवियस ईयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। वो पैसा हमें अभी भी नहीं मिला। वहीं और इंफॉर्मेशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2020 इस साल की क्लोजिंग डेट पर टोटल आउटस्टैंडिंग 15,000 है। तो 15,000 हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से 4,000 हमारा प्रीवियस ईयर का ही अभी बचा हुआ है, मिला ही नहीं। तो करंट ईयर का कितना हो गया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया 11,000 रुपीज। तो जब हम सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करेंगे तो करंट ईयर का हमें अमाउंट मिला 70। इस 70,000 में जो करंट ईयर का 11,000 आ रहा है आउटस्टैंडिंग, वो फिगर प्लस हो जाएगा, और साथ ही साथ जो एडवांस है 7,000 वो प्लस हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखें कि मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। पिछले साल आउटस्टैंडिंग 18,000 का था, जिसमें से हमें 14 हमें मिल गया, तो रिमेनिंग रह गया 4,000 रुपीज।
करंट ईयर आउटस्टैंडिंग फिगर 15,000 है, जिसमें से 4,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है. दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर इज 11,000. ये 11,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा एंड एडवांस 7,000 प्लस हो जाएगा. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे. सबसे पहले हम पेमेंट साइड को अपने मीन्स एक्सपेंडिचर साइड को कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ पर सिंपल से थे, सैलरीज गिवन थी 32. सैलरीज के लिए मैं आपको वापस ले जाऊं एक बार कि आप देख सकते हैं कि सैलरीज में 14,000 प्रीवियस ईयर का है और करंट ईयर का 32,000 मेंशन है. तो 32,000 मेंशन है मीन्स हमको सिर्फ करंट ईयर का फिगर लेना है जो कि इस साल को बिलोंग करता है. 32,000 ये सैलरी हो जाएगी. फिर सैलरी हो गई 32. देन वी हैव honorarium of 1,500. We have newspaper of 2,000, stationery of 24, and loss on sale of furniture 4,000. ये loss on sale आपको क्लियर होगा कि पिछले उसमें डिफरेंस है. आपका अमाउंट था उसमें से हमने जितनी बुक वैल्यू में से हमने सेलिंग प्राइस डिडक्ट किए में जो लॉस हुआ वो हमने शो कर दिया. अब हम इनकम साइड में मूव करते हैं. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6%. हमने 31 दिसंबर को परचेज किया था, 3 मंथ्स का कैलकुलेट किया, 1200 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आ गया. अब सब्सक्रिप्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. 70,000 रुपी करंट ईयर का रिसीव हुआ था. 11,000 हमने आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का निकाला, वो हमने प्लस कर दिया. और जो एडवांस हमको प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ था 7,000 वो हमने प्लस कर दिया. टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ करंट ईयर के लिए दैट विल बी 88,000 which will be shown in income and expenditure account. Then in the same manner लॉकर रेंट रिसीव हुई थी वो रिसीव कर ली और एंट्रेंस फी 20,000. अब हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे which will be the balancing figure 47,000 रुपये. क्रेडिट माइनस डेबिट balances we get our balancing figure 47,000 rupees, and this is how the total of both the sides will be. इस तरीके से हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं. मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है. इसके कई वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं. चलिए हम लोग एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं. एज यू कैन सी यहाँ पर आपको रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट गिवन है इन विच ओपनिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है 1,41,300. एंट्रेंस फी गिवन है, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, लेगेसी, इंटरेस्ट एंड सरप्लस ऑफ कल्चर. इसी तरीके से एक्सपेंसेस दिए हैं, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस. ये एसेट है, बुक्स हमने परचेज की. ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंस दिया है. इन्वेस्टमेंट अगेन एक एसेट है. और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंसेस कैश इन हैंड में बैंक के दिए हैं. इसके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें बिगिनिंग ऑफ द ईयर बुक्स का बैलेंस 3 लाख गिवन है, फर्नीचर 58,000 गिवन है, सब्सक्रिप्शन अरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग 1 अप्रैल का 6,000 दिया है जिसको कि हम डिडक्ट करते हैं माइनस, और 7,000 क्लोजिंग दिया है जो कि प्लस होगा. आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होगा और प्रीवियस ईयर का डिडक्ट हो जाएगा. इसी तरह से रेंट गिवन है 18,000 वाज ड्यू बाय वे ऑफ रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड. मीन्स 18,000 रुपए हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट है और क्लोजिंग भी 18,000 है. तो सेम फिगर हम प्लस कर लेंगे और सेम फिगर हम माइनस कर देंगे. फिर राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर, 30,000 फ्रॉम बुक्स. मीन्स ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी हुई है. 5,000 हमें फर्नीचर पे चार्ज कर देना है, 30,000 हमें बुक्स पे चार्ज कर देना है. अब देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा. सबसे पहले हम सारे एक्सपेंसेस को ट्रीट करेंगे. सबसे पहले रेंट एंड टैक्सेस 86,100 जिसके अंदर हम 18,000 आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग है वो प्लस करेंगे और 18,000 ओपनिंग का डिडक्ट कर देंगे. रिमेनिंग वैल्यू सेम 86,100 हमारे पास आ जाएगी. फिर हम अपनी सैलरीज जो 1,09,000 गिवन थी वो शो कर देंगे.
Then we have electricity charges 6,200, जनरल एक्सपेंसेस चार्ज कर लेंगे 12,500 का और ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज कर लेंगे 45,000 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 30,000 रुपी एंड फर्नीचर 5,000 रुपी, जिसका सम 35,000 हम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। अब मूव ऑन करते हैं इनकम साइड की ओर। सब्सक्रिप्शन हमें 2 लाख रुपीज 2,20,000 रिसीव हुआ है। इसको यहाँ मैं करेक्ट करना चाहूंगा। ये अमाउंट 2,20,000 रुपी हमें रिसीव हुआ है। 7,000 रुपी आउटस्टैंडिंग है। एट द एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 7,000 रुपी है। 6,000 रुपी हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, जिसको हमने डिडक्ट किया, हमारा नेट वैल्यू 2,21,000 रुपी बच गई। 220 प्लस 7 माइनस 6 221। फिर एंट्रेंस फी 55,200 रुपीज की। जनरल डोनेशन है हमारे पास 56,100 के। लेगेसी की डोनेशन मिली है 50,000 रुपी की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया गया था, इसलिए हम उसको जनरल इनकम बार भी ट्रीट कर रहे हैं। देन इंटरेस्ट 4,100 का और सरप्लस जो मिला है 8,200 रुपी। अब जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा वो हमारा सरप्लस हो जाएगा 1,08,000 रुपी। दिस इज हाउ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स विल बी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे एडजस्टमेंट्स किए गए हैं। जो भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो प्लस, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो डिडक्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया और फिर बैलेंसिंग फिगर हमें कैलकुलेट किया। तो दिस इज द वे वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। आई होप मेरे वीडियोस के थ्रू आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा कि कैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए हैं। मैंने कुछ अपनी बुक्स का हेल्प ली है इन न्यूमेरिकल्स को, इन एग्जांपल्स को यूज करने के लिए आपके। बाकी आप, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, एनसीईआरटी की बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए। आपको ये चीज़ मैं फिर से रिमाइंड करा दूँ कि ये एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स कैरी करता है। आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स और अपने टीचर्स की हेल्प करेंगे। इस वीडियो के साथ में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें आपको सीबीएसई के लिंक, अपने प्रीवियस वीडियो के लिंक, साथ ही साथ एक आपके एनसीईआरटी के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जिसका यूज़ आप कर सकते हैं और प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप आप सब प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स को। बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू।